फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड, क्लियर, एंड आर्टिकल 12 से लेकर 12 से 35, क्लियर। इसमें जो होगा कि अधिकार मानवाधिकार वह मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, क्लियर। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट होगा इसमें। दूसरा पॉइंट होगा मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक है व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत हित व सामाजिक हित। उसके बाद मौलिक अधिकारों में संशोधन, अधिकारों में संशोधन। और ये टॉपिक है आपका टोटली केस स्टडी पर। समझ रहे हैं? इसमें आपको 5 केस रखना है। मिस, पहला शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह, तीसरा गोलकनाथ, चौथा केशवानंद भारती, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, केशवानंद भारती के बाद डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि ऑल फंडामेंटल राइट आर द बेसिक स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं? इसका मतलब हो गया कि जब सभी मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो राज्य अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में माने जा सकते हैं, और उसके बाद उस स्थिति को न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, शून्य हो जाएगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट केस वही है इसमें कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट। तो ये स्थिति, ये पहली बात। उसके बाद इसके बाद आएगा राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। ये हो गया आपका आर्टिकल 13 और ये हो गया आर्टिकल 12। ठीक, इसके बाद समानता का अधिकार आएगा, और समानता के अधिकार में विधि का शासन है। फिर विधि के शासन के बाद आर्टिकल 15 में विमेंस रिजर्वेशन आएगा, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन आएगा, फिर आर्टिकल 17 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आएगा, फिर उसके बाद अस्पृश्यता का अधिनियम, अस्पृश्यता का कानून के अंतर्गत ये चलेगा। फिर डिमोलिश ऑफ मीन्स की डिमोलिश ऑफ अवॉर्डेड
तो उसके तहत आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के पुरस्कारों की बात। फिर उसके बाद हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे, जिसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता है, क्या कहा जाता है कि नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता होगी। प्रेस की स्वतंत्रता के बाद आपको झंडा फहराने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद सूचना अधिकार अधिनियम आएगा। उसके बाद आलोचना या विरोध करने का अधिकार आएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम टॉपिक आएगा उसके बाद हम टॉपिक बढ़ाते चलेंगे, लेकिन पहला स्थिति यही है। ठीक। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिकार क्या है, अधिकार इज इक्वल टू राइट। अगर अधिकारों की स्थिति की बात की जाए कि अधिकार और अधिकारों की जरूरत मनुष्य को क्यों पड़ती है, इस कि अधिकार हमारे लिए क्या जरूरत है, तो अगर हम मनुष्य की बात, ह्यूमन पर्सन की बात करें, तो ह्यूमन दैट इज द थिंकिंग एनिमल। थिंकिंग एनिमल है, यानी मीन्स कि इस मनुष्यों के पास बुद्धि है और बुद्धि के कारण यह मनुष्य अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहता है। यानी मीन्स कि मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता अच्छे तरीके से, और अच्छा जीवन मनुष्य को तभी मिलेगा जब उसे विकास की परिस्थितियां मिले, विकास की परिस्थिति मिले। क्लियर? इसलिए अधिकार की स्थिति क्या है? अधिकार यानी राइट इज द सोशल कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। मीन्स कि अधिकार एक परिस्थिति है और वह परिस्थिति राज्य देता है या संविधान देता है। तो अगर संविधान के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं तो वो मौलिक अधिकार हो गया। अब एक सिचुएशन ये है कि क्या ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट है? इसके बारे में कहा जाता है कि ऑल फंडामेंटल राइट इज नोन एज ह्यूमन राइट, बट ऑल ह्यूमन राइट दैट इज नो फंडामेंटल राइट। एक मानव होने के नाते हमें जो अधिकार मिलते हैं वो तो मानव अधिकार हैं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य, मानव होने के नाते आपको जिन अधिकारों की जरूरत है वह अधिकार वह राज्य अपने यहां एक्सेप्ट कर ले, वह संविधान को एक्सेप्ट कर ले। ठीक। इसलिए सभी मौलिक अधिकार मानवाधिकार हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। मानवाधिकार मौलिक अधिकार तभी हो सकते हैं जब सभी मौलिक जब मानवाधिकार को राज्य द्वारा स्वीकार किया जाए, यानी जितने भी मानवाधिकार हैं या जितने भी ह्यूमन राइट हैं वे सभी ह्यूमन राइट को राज्य एक्सेप्ट कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले या संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान कर दे, तो उन मानवाधिकारों को हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं। लेकिन कोई भी राज्य सभी मानवाधिकारों को
ह्यूमन राइट के फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट नहीं करता है, या ह्यूमन राइट के रूप में फंडामेंटल राइट के रूप में वह प्रदान नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल फंडामेंटल राइट इज नोन एज द ह्यूमन राइट, बट ऑल ह्यूमन राइट देयर इज नो फंडामेंटल राइट। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट क्या है। तो अगर अधिकारों की स्थिति, अधिकारों की, क्योंकि यह जो डिफिनीशन है अधिकारों की, ये जो डिफिनीशन, वो बेसिकली यह विचार लॉस्की का है, लॉस्की का। और लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थिति है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्ति अपने विकास के लिए उन परिस्थितियों की मांग करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना विकास कर सके। अब अगर अधिकारों की स्थिति यह है कि सामाजिक जीवन की परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है, तो विकास की स्थिति है क्या? क्योंकि उन परिस्थितियों को लेकर या व्यक्ति उन परिस्थितियों को लेकर अपना विकास करता है और विकास करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल भी कहते हैं कि मनुष्य केवल जीना ही नहीं चाहता बल्कि अच्छे ढंग से जीना चाहता है। इसलिए राज्य उन परिस्थितियों को प्रदान करे जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना विकास करके अच्छा जीवन जिए। अब अगर अधिकारों की उत्पत्ति या अधिकारों की स्थिति के बारे में बात की जाती है कि अधिकार है क्या, अधिकारों की उत्पत्ति होती कैसे है, तो अधिकारों की उत्पत्ति के संबंध में जो विचार आते हैं वह है कि राइट इज इक्वल टू 3 स्टेप, that is the origin of right. First, demand of man, then society, then state. व्यक्ति अपने विकास के लिए वह परिस्थितियां जो मांगता है वह समाज से मांगता है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि जब अधिकार राज्य देता है तो समाज से क्यों? क्वेश्चन तो यह भी खड़ा होता है। समाज से मांग करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि कहीं व्यक्ति की मांग समाज के विरुद्ध तो नहीं है, क्योंकि समाज उन्हीं मांगों को एक्सेप्ट करेगा, समाज उन्हीं मांगों को स्वीकार करेगा जो समाज के अनुसार हो, समाज की स्थिति के अनुसार हो। इसलिए व्यक्ति की मांग समाज से हो रही है, समाज अगर उस मांग को एक्सेप्ट कर ले रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो मांग कर रहा है वह समाज के विरुद्ध नहीं है। एंड देन स्टेट, राज्य द्वारा, समाज द्वारा स्वीकार किए गए मान्यताओं को या राज्य समाज द्वारा स्वीकार की गई स्थितियों को अगर रिकॉग्नाइज कर दे, मान्यता प्रदान कर दे, तो व्यक्ति की मांग अधिकारों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी मीन्स कि व्यक्ति अपनी मांग को लेकर अधिकारों के रूप में आ जाएगा। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर अधिकारों की उत्पत्ति इसी ढंग से हो रही है, इसी ढंग से हो रही है, तो इस ढंग से उत्पत्ति होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, जो सबसे बड़ी स्थिति है, वह यह है कि अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हो रही। अगर अधिकारों, तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार कहां आया, किससे मांगा गया? इसका मतलब यह होता है कि जिन अधिकारों की उत्पत्ति इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती है बल्कि बिना किसी मांग के व्यक्ति को मिल जाती है, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, नेचुरल राइट। और इस कंसेप्ट को लेकर नेचुरल राइट की प्राकृतिक, गोलकनाथ
नाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967 के मामले में चीफ जस्टिस सीजेआई सुब्बा राव एक कंसेप्ट कहते हैं, एक विचार देते हैं गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967 के मामले कि सभी मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, और जब सभी मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं तो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसका मतलब कि संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों को नहीं। लेकिन साथ ही साथ सुब्बा राव ने यह भी कहा कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक, अब इन पूरी स्थिति को एनालाइज कीजिए कि सुब्बा राव कहते हैं कि सुब्बा राव कहते हैं कि मौलिक अधिकारों की स्थिति है क्या। तो मौलिक अधिकारों की स्थिति को लेकर एक जो विचार न्यायपालिका का है, इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में सिर्फ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को दिया गया है, और उस प्रक्रिया का विश्लेषण, उस प्रक्रिया में यह कहीं पर भी नहीं डिफाइन किया गया है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का यूज करके हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकेंगे। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति असंशोधनीय है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, और इस अधिकारों में संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संशोधन नहीं कर सकती। अब सवाल, अगर पूरे सुब्बा राव का कंसेप्ट को देखा जाए तो उस कंसेप्ट को देखने से एक चीज साफ होती है कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। एक कंसेप्ट तो यह है। इसका मतलब कि भारत की जनता को मौलिक अधिकार संविधान सभा ने दिया है, संसद ने नहीं दिया है। मतलब यही है, क्योंकि जो उन्होंने कमेंट किया कि अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका मतलब उनकी दृष्टि में तो यह है कि संसद ने मौलिक अधिकार दिया ही नहीं, इसलिए उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार अगर संविधान सभा ने दिया है तो संविधान सभा, एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए और वह नया संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात करे। एक स्थिति तो ये निकल रही है। इसलिए इस केस में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किए जा सकते। अब प्राकृतिक अधिकार की स्थिति को अगर हम देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो बिना किसी मांग के व्यक्ति को स्वतः प्रकृति से मिल जाते हैं। तो जीवन का अधिकार एनिमीज आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ की बात करता है। क्लियर। अब अगर प्राकृतिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, या सभी मौलिक अधिकारों को गोलकनाथ केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिफाइन करती है कि ये सभी प्राकृतिक अधिकार हैं, तो संविधान के लागू होने के पश्चात हम जब भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं तो भाग 3 में दिए गए सभी मौलिक अधिकार बिना किसी मांग के स्वतः हमें मिल जाते हैं। कोई मांग नहीं किया जाता, स्वतः मिल जाते हैं। तो जब स्वतः मिल जाते हैं तो उन लोगों के लिए मौलिक अधिकार है प्राकृतिक अधिकार, यानी बिना किसी मांग के अगर प्राप्त कर रहे हैं, बिना किसी मांग की स्थिति को लेकर अगर हम कर रहे हैं तो ये स्थिति तो डेवलप हो जा रही है। इसलिए अगर प्राकृतिक अधिकारों की स्थिति को देखते हैं, प्राकृतिक अधिकारों की स्थिति को एनालाइज किया जाता है तो बिना किसी मांग के, क्योंकि अधिकारों की ओरिजिन कैसे हो रही है, इस तरह से हो रही है। कोई भी अधिकार, जैसे जस्ट लाइक हम मांग करते हैं, आप क्या करते हैं, आप एक विवेकशील प्राणी हैं। क्लियर। विवेकशील प्राणी होने के नाते, बुद्धि होने के कारण आपके पास सोचने समझने की क्षमता है।
अब सोचने समझने की जब क्षमता है तो इस सोचने समझने की स्थिति को क्या लिया जाता है कि आप अपना पूर्ण विकास करें। ठीक, राज्य से आप मांग करते हैं उन परिस्थितियों को कि आप मुझे वह परिस्थितियां दीजिए जिन परिस्थितियों का यूज करके, जिन परिस्थितियों का हम प्रयोग करके अपना विकास कर सके। अगर राज्य उन परिस्थितियों को अगर देती है, राज्य उन परिस्थितियों को अगर प्रदान करती है जिसके कारण आप अपना विकास कर सके, तो राज्य का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको दूर करे। क्लियर? क्योंकि अगर आपको परिस्थितियां नहीं मिलती है तो आप अपना विकास कैसे करेंगे? क्योंकि विकास करने के लिए आपको आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है, और अधिकार वही परिस्थितियां है। यानी मीन्स कि भाग 3 में संविधान द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए वह परिस्थिति दी गई है जिन परिस्थितियों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास करता है। क्लियर? अब जब परिस्थितियां दी गई हैं तो संविधान के संबंध में एक चीज यह भी कहा जा सकता है कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द डिफाइंड रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड मैन। संविधान व्यक्ति और राज्य के संबंधों को डिफाइन करता है, और यह संबंध डिफाइन करने का टॉपिक क्या है? पार्ट 3 है। पार्ट 3 है यानी मीन्स कि फंडामेंटल राइट है। इसलिए अगर फंडामेंटल राइट है, अगर व्यक्ति के राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को स्थापित करता है भाग 3, इसी संबंधों को लेकर ब्रिटिश राजनीतिक विचारक लॉस्की कहते हैं, राज्यों की प्रकृति को निर्धारित करते हुए कहते हैं कि जो राज्य अपने नागरिकों को जितना अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करेंगे वह राज्य उतना ही क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा। और जो राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों पर जितना अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाएगा वह राज्य उतना ही निरंकुश या अधिनायकवादी होगा। क्योंकि प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा कि व्यक्ति को उन परिस्थितियों से वंचित कर देना जो परिस्थितियां व्यक्ति के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। जितना अधिक से अधिक अधिकार देने का मतलब होगा कि वह अधिक से अधिक परिस्थितियां देना जिन परिस्थितियों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास कर सके। क्लियर? अब अगर अधिकारों की स्थिति को ले ले या अधिकारों की सिचुएशन के संबंध में यह स्थिति पैदा की जाती है कि अधिकारों की स्थिति है क्या, अधिकारों की सिचुएशन क्या है, तो अधिकारों की स्थिति का मतलब कि संविधान द्वारा दिया गया जो अधिकार है वे सभी अधिकार, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट, बट ऑल फंडामेंटल राइट आर लिमिटेड। और इस स्थिति को लेकर एक कंसेप्ट आता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। मीन्स व्यक्तिगत वह सामाजिक हित। मतलब अगर व्यक्तिगत हित का मतलब यह होता है कि व्यक्ति को असीमित शक्ति दे दी जाए, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए, तो क्या सभ्य समाज में शांति की स्थापना व्यक्तिगत हितों से पूर्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अब अगर सभ्य समाज में व्यक्तिगत हितों से पूर्ति नहीं हो सकती है तो जितने भी फंडामेंटल राइट हैं
फंडामेंटल राइट हैं, उन राइटों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कैपेबिलिटी संविधान स्टेट को देता है। स्टेट एनिमीज की आर्टिकल 12, क्लियर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है, और अगर संविधान राज्य को यह शक्ति दे दे और राज्य की यह शक्ति अनलिमिटेड कर दे, तो राज्य निरंकुश हो जाएगा। कई चीजें हैं, संविधान व्यक्तिगत हितों को महत्व नहीं देता है, एंड मीन्स कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में सोशल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है। सामाजिक हितों को बढ़ावा दिया गया है, और यह शक्ति स्टेट को संविधान देता है कि राज्य सामाजिक हितों के आधार पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। ठीक। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर संविधान स्टेट को पावर देता है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए, तो क्या राज्य के पास मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान राज्य को अनलिमिटेड पावर दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। संविधान राज्य को जो प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है वह अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि लिमिटेड है, और लिमिटेड इस सेंस में है, इस स्थिति में है इस कि राज्य द्वारा जो भी प्रतिबंध होना चाहिए वह मनमाना नहीं होगा, मनमाना नहीं होगा, बल्कि युक्ति युक्त होगा। ठीक। और युक्ति युक्त निर्बंध प्रतिबंध का मतलब लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन। मीन्स तार्किक प्रतिबंध, तार्किक। यानी राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर, यानी संविधान सामाजिक हितों को लेकर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है राज्य को। क्लियर। लेकिन संविधान यह भी राज्य पर प्रतिबंध लगाता है कि राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बल्कि प्रतिबंध का स्वरूप कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त और तार्किक होना चाहिए। अब युक्ति युक्त प्रतिबंध, कोई भी प्रतिबंध युक्त युक्त है या नहीं, पहली बात कि उसका निर्णय जुडिशरी करेगी, न्यायपालिका करेगी। बट न्यायपालिका ने मेनका गांधी वर्सेस इंडियन यूनियन 1978 में एक थियरी देता है, एक डॉक्ट्रिन, एक सिद्धांत दिया, और वह डॉक्ट्रिन है नेचुरल जस्टिस की। मीन्स प्राकृतिक न्याय की। और यह विचार देता है कि राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति युक्त तभी माना जाएगा जब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के क्या हो? अनुरूप हो। क्लियर। एनिमीज कि राज्य का कोई भी प्रतिबंध, ठीक है, तो जब कोई भी प्रतिबंध उचित और तार्किक तभी माना जा सकता है जब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के क्या हो? अनुरूप हो।
यहां तक तो क्लियर हो रहा है। अब जब राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्त युक्त होना चाहिए, या राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्त युक्त तभी होगा जब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसका मतलब कि संविधान राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति तो देता है, लेकिन संविधान राज्य के प्रतिबंध लगाने की शक्ति पर भी क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसका मतलब कि ये राज्य जो आर्टिकल 12 का जो राज्य है, ये भी राज्य क्या हो गया, लिमिटेड स्टेट हो गया। ठीक, और लिमिटेड स्टेट का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। क्लियर क्वेश्चन? संवैधानिक शासन, यानी विदाउट लिमिटेड गवर्नमेंट देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। यानी मीन्स कि हम प्रतिबंध लगाने की शक्ति दे रहे हैं। क्लियर? और अगर प्रतिबंध लगाने की अगर शक्ति दे रहे हैं तो वह प्रतिबंध लगाने की शक्ति राज्य के पास है, और राज्य प्रतिबंध कब लगाएगा, सामाजिक हित के आधार पर। क्लियर? और जब सामाजिक हित के आधार पर राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, सामाजिक हितों को लेकर राज्य प्रतिबंध लगा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है, राज्य के ऊपर अगर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, तो वह प्रतिबंध राज्य का मनमानापन हो जाए और राज्य अपनी निरंकुशता का प्रतिपादन करेगा, राज्य अपनी शक्ति। क्योंकि होता क्या है कि राज्य की शक्ति में वृद्धि तब होगी जब व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध अधिक हो। राज्य की शक्ति में कमी तभी होगी जब व्यक्ति को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए। यही रीजन हो जाता है कि आपातकाल की घोषणा में राज्य को कुछ विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस विशेष शक्ति को प्रदान करने के लिए आपातकाल के दौरान संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि किन किन आपातकाल की परिस्थितियों में कौन कौन से मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जाएंगे। क्योंकि जब तक मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, और जब तक राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं होगी तब तक राज्य उस विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का वह समाधान नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर राज्य उस विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का अगर समाधान कर रहा है, तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य को एक विशेष पावर या विशेष शक्ति की क्या होगी, आवश्यकता है। एक सिचुएशन तो ये निकल गई। इसलिए सवाल ये भी खड़ा हुआ कि संविधान राज्य को प्रतिबंध लगाने की शक्ति तो दे रहा है, लेकिन क्या राज्य के पास ये असीमित शक्ति है? नहीं, बल्कि संविधान राज्य को शक्ति तो दिया, और शक्ति देने के बाद राज्य के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया कि राज्य व्यक्ति के ऊपर ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता जो मनमाना से युक्त हो। यानी मीन्स युक्त तार्किक होना चाहिए, और युक्त अगर तार्किक हो तभी होगा जब मेनका गांधी के दिए गए डिसीजन के अकॉर्डिंग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। ठीक, यानी मीन्स कि अगर प्राकृतिक, ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे उठाया जा सकता है कि किस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मीन्स मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण
तो इस वर्गीकरण को हम दो आधार लेते हैं, एक जनरल क्लासिफिकेशन सामान्य वर्गीकरण, और एक सिटीजनशिप बेस क्लासिफिकेशन। क्लियर? जनरल क्लासिफिकेशन में अगर हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या बेसिक तो यहां पर 7 फंडामेंटल राइट है, बट 44 अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी को सस्पेंड कर दिया गया। देन तो यहां पर फंडामेंटल राइट हो गया 6। क्लियर? यानी 6 मौलिक अधिकार हो गए, और जब 6 मौलिक अधिकार हो गए तो इन मौलिक अधिकारों को अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ईफिरर। इफरर ई राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। एफ राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24, और राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, and E education and cultural right, article 29 and 30, and R right to constitutional remedies, right to constitutional remedies, आर्टिकल 32। एनिमीज समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट यानी माइनॉरिटी क्लास के लिए है मीन्स 29 and 30, एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ये जनरल क्लासिफिकेशन है, यानी 7 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट 44 अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिसॉल्व एंड एडमिटेड इन आर्टिकल 300 ए। 300 ए बताते हैं अभी 300 ए। और यहां पर एक चीज
एक सिचुएशन ये है कि इस अधिकार को लेकर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कानूनी है क्या? तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट पोजीशन, तो कुछ मत करिएगा, बस सीधे चले जाइएगा इंग्लिश वर्जन में, और इंग्लिश वर्जन में जाके देखिएगा कि किस ऑप्शन का लीगल राइट का ऑप्शन है। अब हो सकता है, क्योंकि लीगल राइट को कानूनी अधिकार भी कहा जाता है, विधिक अधिकार भी जाता है, वैधानिक अधिकार भी कहा जाता है, इसलिए इसका सिर्फ एक ऑप्शन है कि हिंदी से इसका डिसीजन नहीं निकलेगा। इसका जब भी डिसीजन निकलेगा किससे निकलेगा? लीगल राइट। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि यह एक लीगल राइट है, जबकि लीगल को वैधानिक भी कहा जाता है, विधिक भी कहा जाता है, कानूनी भी कहा जाता है। ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको आप एनालाइज करें। दूसरी सिचुएशन है कि अगर सिटीजनशिप बेस, अगर फंडामेंटल राइट को अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक है, दो, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया और ओनली मैन। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे है कि इन आर्टिकलों में भूल कर भी व्यक्ति शब्द का प्रयोग मत करिएगा। सब कुछ सही होगा, अगर नागरिक के जगह पर व्यक्ति शब्द लिख दिए तो टीचर काट देगा। Enemies in these article that is a use of only citizen words। तो काट देगा सिटीजन वर्ड्स, ठीक? क्योंकि मैन में क्या होता है? सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन। क्लियर? एनिमीज, व्यक्ति शब्द का मतलब होता है कि उसमें नागरिक भी आएगा और विदेशी भी आएगा, लेकिन अगर सिटीजन व्यक्ति है, सिटीजन शब्द है एनिमीज की नागरिक, इसलिए आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, निवास, धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी राज्य नागरिकों के मध्य जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 17 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, समूह या संघ या स्वायत्त समूह बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में विचरण करने की, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास और बस जाने, और वृत्ति और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक? 29 और 30 माइनॉरिटी क्लास, और वह भी भारतीय नागरिक, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर आएगा तो वो भी तो माइनॉरिटी में होगा। वो भी, अगर विदेशी व्यक्ति अगर आता है और वह भी माइनॉरिटी में है तो डिमांड कर सकता है कि हमें भी, अगर व्यक्ति शब्द होता तो कहता कि हम भी माइनॉरिटी में, हमें वो फैसिलिटीज दो जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया। लेकिन आर्टिकल 29 एंड 30 सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ नागरिक के लिए, यानी भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिक जिनकी अपनी भाषा या लिपि हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। क्लियर? एक स्थिति तो यह है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30
that is the use of only citizen words, that not use of the main words. Clear? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमेंडमेंट कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में संशोधन। ठीक, एक यूपी कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार और डीपीएस के लेकर पहला विवाद कौन आया। प्रथम डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कौन सा होगा? चंपक दोराय बनाम भारत संघ, चंपक दोराय बनाम भारत संघ। क्लियर? अब यहां पर कुछ केसेज हैं। पहला, शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघ 1952। ठीक, एंड सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्य 1960। इसके विरुद्ध लड़ाई तो एक अकेले थोड़े होगी। यार ये दोनों लोग अगेंस्ट पार्टी है, तो इन लोगों ने इनके अधिकारों का अतिक्रमण किया, भारत संघ ने, और यहां पर राजस्थान राज्य ने। ठीक, मुकदमा दायर हुआ। क्लियर? अब इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, संसद सर्वोच्च है, और संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बस इतना ही। यानी मीन्स कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, क्योंकि संसद सर्वोच्च है। क्लियर? यानी मीन्स कि यहां इन दोनों डिसीजनों में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी संसद परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 368 को लेकर। क्लियर? देन थर्ड केस इज गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967। यह डिसीजन थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि इसने अब तक के पहले के डिसीजन को ओवररूल कर दिया। ठीक, यानी मीन्स पहले के डिसीजन को बदल दिया। ओवररूल करने का मतलब बदल दिया। उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय और उच्चतम में बहुत बड़ा अंतर है। कभी भी मत देखिए, सुन लीजिए,
अगर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो, तो आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आर्टिकल 32 और एक ऑप्शन है आर्टिकल 226। क्लियर? 226 हाई कोर्ट और 32 दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक, यानी मीन्स कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी कार्य से या किसी कानून से अगर आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन यह है कि आप डायरेक्ट उस सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं या उस सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अब जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है, ये स्थिति जान लीजिएगा हमेशा। बट सस्पेंशन ऑफ अदर राइट मीन्स कि मौलिक अधिकारों को छोड़कर आपके अन्य अधिकार, राज्य के किसी कार्य से, राज्य के किसी कानून से यदि आपके अन्य अधिकार सस्पेंड होते हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आप सीधे यहां पर जाएंगे। इसका मतलब होता है इन दोनों आर्टिकलों का यूज करके एक मतलब निकलता है कि रिट निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तियां हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर उच्च न्यायालय रिट निकालता है तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ वह अन्य अधिकारों को भी लेकर रिट निकालेगा, और दूसरे 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अगर रिट निकालेगा तो सिर्फ मौलिक अधिकारों को ले। इसलिए इस आधार पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट दैट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षक है। क्लियर? अब केशवानंद भारती गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट का मामला है, और इस मामले में अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय के विरुद्ध यह निर्णय दिया कि संसद सर्वोच्च है। नहीं, यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है, वह आर्टिकल सिर्फ संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को डिफाइन करता है। एनिमीज आर्टिकल 368 हैज बीन डिफाइंड द अमेंडमेंट प्रोसेस को डिफाइन करता है, कि यह चीज नहीं डिफाइन करता है कि किस प्रोसेस को लेकर संविधान के किस भाग में संशोधन किया जाए। ठीक, इसलिए संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन इसी मामले में, क्योंकि चीफ जस्टिस भी हैं इस मामले में, चीफ जस्टिस सुब्बा राव कहते हैं कि मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना अनिवार्य है तो उसके लिए एक नए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्लियर? अब इस पूरे केस का अगर डिसीजन या सुब्बा राव के व्यू को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि संविधान, भारत की जनता को संविधान सभा ने मौलिक अधिकार दिया है, इसलिए अगर संविधान सभा ने मौलिक अधिकार दिया है तो संशोधन करने का अधिकार भी किसके पास होना चाहिए? संविधान सभा के पास। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको रखता हूं, सुधांजलि, अगर आपके पेरेंट या आपके गार्जियन इस समय आपको पैसा देते हैं तो उसका हिसाब ले सकते हैं और मांग सकते हैं, लेकिन जिस समय आप उनसे पैसा लेना बंद कर देते हैं, क्या उस समय आपसे हिसाब मांग सकते हैं?
नहीं मांग सकते। इसका मतलब कि अगर संसद ने यह मौलिक अधिकार दिया ही नहीं तो संशोधन करने का अधिकार कैसे? क्योंकि संविधान वो एक संविधान कुछ मीन्स संविधान सभा ने दिया है, मौलिक अधिकार संविधान सभा ने दिया है। कंसेप्ट समझिए कि संविधान सभा ने मौलिक अधिकार को दिया है, इसलिए संशोधन करने का अधिकार भी किसके पास होगा? संविधान सभा के पास है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, केशवानंद भारती में सुब्बाराव खुद कहते हैं कि सभी मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना हो तो उसके लिए एक नए संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद अमेंडमेंट नहीं कर सकती। क्लियर? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है जिसको लेकर बहुत स्थिति पैदा होती है, वह है केशवानंदन भारती वर्सेज केरला स्टेट 1973। नहीं कर सकते। ठीक, एक संविधान सभा बनाओ। तो अगर संविधान नहीं, असंभव है। इसका मतलब बेसिकली उनका अगर कहने का मतलब देखा जाए, अगर देखा जाए तो उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जनता को संविधान सभा ने अधिकार दिया है, इसलिए अमेंडमेंट करने का अधिकार भी किसके पास होना चाहिए? संविधान सभा के पास होना चाहिए। ठीक, केशवानंद भारती ने अपने पूर्व के डिसीजन को या अपने पूर्व की स्थिति को लेकर या गोलकनाथ के डिसीजन को लेकर निर्णय दिया। पहली बात कि अब तक के जुडिशियल हिस्ट्री में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 13 जजेस की। ठीक, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद सर्वोच्च है और आर्टिकल 368 का प्रयोग करके वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह निर्णय दिया कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो भाग 3 ही क्यों ना हो, उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकेगी जो मौलिक अधिकारों, जो आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो। क्लियर? अब सवाल खड़ा होने लगा कि अगर संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर मौलिक अधिकारों, आधारभूत ढांचा का प्रतिबंध लग जाता है तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रिस्ट्रिक्शन लगाया। यानी अगर मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं और अमेंडमेंट आप ऐसा नहीं कर सकते जिसके कारण आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सके, तो पार्लियामेंट पूछती है कि अब आपने हमको अमेंडमेंट करने की शक्ति तो दे दी, लेकिन हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वह रिस्ट्रिक्शन तो बता दीजिए कि वह रिस्ट्रिक्शन है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द बेसिक स्ट्रक्चर आर अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं है। And I am define the basic structure of Indian Constitution according time and condition। मतलब कि संविधान का आधारभूत ढांचा अपरिभाषित है, इसलिए और समय और परिस्थितियों के अनुसार
हमारे समक्ष जैसे जैसे मामले आएंगे वैसे वैसे मैं आधारभूत ढांचे को क्या करूंगा, परिभाषित करूंगा, डिफाइन करूंगा। मतलब चीज जो अगर सुप्रीम कोर्ट तब तो आधारभूत संसद की शक्तियों को मतलब कमजोर करना होगा। तो कमजोर करके संसद की शक्तियों को अगर बढ़ा देता तो आपके अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता। हाँ, तो दूसरी सिचुएशन अब लेकिन ये भी तो है संसद वो भी तो जनता के द्वारा इलेक्टेड। एक मिनट मुरली, आपको जितनी शक्ति मिलती है उससे अधिक शक्ति की प्राप्ति की कामना करेंगे। संसद के पास जितनी शक्ति है वो अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, और वृद्धि तभी होगी जब जनता के अधिकारों पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इससे राज्य की निरंकुशता स्थापित होगी, संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता नहीं स्थापित की, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित। वहां ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तो क्या वहां का शासन तानाशाही है? वहां पर परंपरा है। मैंने उस दिन क्या बोला था आप लोगों से कि ब्रिटेन में एक परंपरा है कि संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती। मैंने आपसे पूछा नहीं, आप ही से तो था कि एक अच्छा और एक बुरा कार्य बता दीजिए जो आपके फादर जानते हो। पूरा कर ही नहीं सकता, गलती नहीं कर सकती है। अगर कोई गलती नहीं कर सकती है तो उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये तो एक विश्वास हुआ। हाँ, तो विश्वास तो परंपरा ही तो विश्वास चलता है। गलती हो ही नहीं सकती, रूढ़िवादिता हुई ना। तो यही जो, इसीलिए कहा जाता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड अपॉन कस्टम, ट्रेडिशन एंड जुडिशियल डिसीजन। ठीक, अब यहीं पर समझना है आप लोग को कि न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर की थियरी दी और उसको अनडिफाइन किया, और यह कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा अपरिभाषित है। और यह न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी सोच थी, बहुत बड़ी थिंकिंग थी। इस थिंकिंग के कारण भारतीय लोकतंत्र को उसने मजबूत किया और भारतीय लोकतंत्र को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। क्योंकि अगर न्यायपालिका आधारभूत ढांचे को परिभाषित कर देती तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन डेड हो जाती। क्यों? क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार, समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, और हमारे पास जो कानून है वो पिछले परिस्थिति। इसलिए न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी, न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी थिंकिंग है, जिसने संविधान के आधारभूत ढांचे को अपरिभाषित करके एक दूरदर्शिता से भरे हुए अप्रोच को एडॉप्ट किया और उन स्थितियों को स्थापित किया कि भारत का संविधान हमेशा हर परिस्थितियों में सफलता के साथ मजबूत होता हुआ चलता रहे। ये एक सबसे बड़ी सोच है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान की सुरक्षा या भारतीय संविधान की गतिशीलता को बनाए रखने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका भी क्या है, बहुत प्रभावी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करके अगर उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया, इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका ने संवैधानिक शासन की स्थापना की, सीमित शासन की स्थापना की, क्योंकि सीमित शासन के बिना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सुरक्षा नहीं हो सकती। ठीक, अब उसके बाद करती है न्यायपालिका कि विभिन्न मामले में जैसे जैसे मामला आता है वैसे वैसे मामले में न्यायपालिका संविधान के आधारभूत ढांचे को परिभाषित भी करती है, जिसके अंतर्गत संसद की सर्वोच्चता, संघीय शासन प्रणाली, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, आपका संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का शासन, इन आदि को उसने क्या किया, संविधान आधारभूत ढांचे के रूप में परिभाषित किया। ठीक, उसके बाद एक
केस आता है लास्ट में 2010 में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल, डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट 2010। ठीक, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कमेटी वेस्ट बंगाल वर्सेज वेस्ट बंगाल स्टेट 2010, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऑल फंडामेंटल राइट आर द बेसिक स्ट्रक्चर, सभी मौलिक अधिकार आधारभूत ढांचा है, और अगर सभी मौलिक अधिकार आधारभूत ढांचा है तो राज्य के किसी भी कार्य से यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकार सीमित या न्यून होते हैं तो उसे आधारभूत ढांचा के विरुद्ध माना जाएगा और न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती। स्ट्रक्चर, ऑल फंडामेंटल राइट और द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी सभी मौलिक अधिकार आधारभूत ढांचा है, और राज्य का कोई भी कानून यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित या न्यून करता है तो उसे आधारभूत ढांचा के विरुद्ध माना जाएगा। क्लियर? तो फिर चलिए फिर कल बात करते हैं आगे के स्टेप पर।